हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू द येट अनदर सेशन। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने जो कल पढ़ा था उसे फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने? व्हाट इज लॉ एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। लॉ क्या होता है और हमें लॉ की जरूरत क्यों है? लॉ क्या होता है? लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड टू मेंटेन द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द सोसाइटी। लॉ एक रूल्स बनाए, एक रेगुलेशंस बनाई है लॉ के थ्रू, जो कि हमारी सोसाइटी में ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जरूरी है। इसके रिलेटेड हमने काफी ज्यादा एग्जांपल्स भी देखी थी, गेम जैसे एग्जांपल देखी थी हमने, डाउरी सिस्टम एग्जांपल देखी थी। देन व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, लॉ की जरूरत क्यों है हमें? बिकॉज सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। लॉ की जरूरत इसीलिए है, जब कोई सिचुएशन हो जाती है तो उसे हैंडल करने के लिए, उसे सही ट्रैक पे लेके आने के लिए हमें लॉ की जरूरत पड़ती है। देन हमने ये अलग अलग तरह की एग्जांपल्स देखी थी और हमने ये एक लाइन पढ़ी थी, सिचुएशन डिमांड्स द लॉ। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाई लॉ इज रिक्वायर्ड इन द जर्नी ऑफ सीएमए। हम कॉस्ट अकाउंटेंट्स को लॉ पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी है, हमें क्यों पढ़ाया जाता है लॉ? तो हमें लॉ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि इन फ्यूचर जो भी हम लीगल मैटर्स के साथ डील करना है वो हमें पता हो। अगर लॉ की नॉलेज होगी तभी तो हम इन फ्यूचर लीगल मैटर्स के साथ डील कर पाएंगे ना, और अपने जो कस्टमर्स हैं, मैनेजमेंट है, उसे एडवाइस दे पाएंगे। नेक्स्ट, हु मेड द लॉ? लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट मेड द लॉ। एंड हु गिव पावर टू द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ? कॉन्स्टिट्यूशन गेव पावर अंडर आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 में कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है लॉ फॉर्म करने के लिए, लॉ बनाने के लिए। ठीक है, और अब हमने नेक्स्ट बात पढ़ी थी कि अगर पार्लियामेंट को पावर मिल गई लॉ बनाने के लिए, तो वो तो किसी भी टॉपिक के ऊपर लॉ बनाएगी। इसलिए लिस्ट एक आर्टिकल 246 है हमारे पास, जिसमें 3 तरह की लिस्ट दी गई है। कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इन 3 लिस्ट में आपको सब्जेक्ट मैटर बताए गए हैं जिसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ फ्रेम कर सकता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था यूनियन लिस्ट में पूरे सेंट्रल लेवल के ऊपर, यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो पूरे सेंट्रल लेवल के ऊपर लॉस बनते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल देखी थी हमने, कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देन हमने देखा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब हर स्टेट के अपने कुछ चेंज कर करके उनके अपने एक्ट रहते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र पुलिस एक्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे सब्जेक्ट मैटर है जो स्टेट एज वेल एज इंडिया लेवल, दोनों लेवल पे जिनसे लॉ बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब ऐसी प्लेस जहां पे सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ के किसी भी, जहां पे सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ के किसी भी एक मेजर इशू को डील करते हैं कि उसके रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई जाएंगी। देन हमने देखा लोकसभा एंड राज्यसभा क्या होती है। फिर हमने देखा कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है। जैसे पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं, जैसे मोदी जी पार्लियामेंट में बैठते हैं, वैसे स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलए, चेयरमैन वगैरह बैठते हैं। उन्हें भी हम ही इलेक्ट करते हैं वोट डाल के। उनके पास पावर रहती है स्टेट लेवल पे लॉ फ्रेम करने के लिए, और सेंट्रल लेवल पे पावर रहती है उनके पास पूरे इंडिया के लिए लॉ फ्रेम करने के लिए। ठीक है, फिर हमने देखा था हाउ लॉ इज मेड। लॉ बनाया कैसे जाता है, क्या प्रोसेस है लॉ बनाने का। सबसे पहले एक ड्राफ्ट बिल बनाया जाता है जिसमें पूरी स्टेप्स लिखे होते हैं, क्या प्रोविजंस रहने वाली है, वो सब कुछ लिखा होता है। देन उस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ रीडिंग। उस ड्राफ्ट को रीड किया जाता है। फिर इनपुट्स, उसे पब्लिक के इनपुट्स के लिए ओपन कर दिया जाता है, क्योंकि लॉ अल्टीमेटली जाके पब्लिक के ऊपर लगेगा, तो उसे पब्लिक के इनपुट्स के लिए ओपन कर दिया जाता है। फिर उसके ऊपर डिस्कशन कमेटीज बिठाई जाती है, स्पेशलाइज्ड कमेटीज बिठाई जाती हैं, जो उस लॉ को लेके, उस बिल, उस ड्राफ्ट को लेके पूरी डिस्कशन करती है, क्या पॉइंट्स सही है, क्या पॉइंट्स गलत है, क्या हटाने चाहिए, क्या रहने देने चाहिए, वो सब डिस्कशन करती है। उसके बाद अगेन ये ड्राफ्ट है जो वो पार्लियामेंट में जाता है फॉर द अप्रूवल, और मेजोरिटी अप्रूवल है अगर, तो वो बिल पास हो जाता है, और अब प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद वो आपका एक्ट बन जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अपना बेसिक्स ऑफ लॉ में। बेसिक्स ऑफ लॉ में हमने अपना
लॉ का बेसिक्स पढ़ा, व्हाट इज लॉ, हाउ लॉ इज फॉर्म्ड, व्हाट व्हाई लॉ इज रिक्वायर्ड, ये सब चीजें हमने अपने बेसिक्स ऑफ लॉ में पढ़ी। आज से हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, आपकी बिजनेस लॉज की बुक का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसमें भी सब आपको बेसिक से दे रखा हुआ है, लॉ के रिगार्डिंग बेसिक्स जो मैंने आपको पहले पढ़ाया फर्स्ट क्लास में, वो एकदम बेसिक है लॉ का। इसमें हमें अपना जो पूरा पढ़ने वाले हैं ना, अपना पूरा लॉ, इंडियन कोर्ट सिस्टम क्या रहता है, ये सब चीजें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर, सोर्सेज ऑफ लॉ। In this chapter, we shall learn beginning from what is constitute to be law to the process of law, how it is formed. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब पढ़ेंगे कि किस चीज को लॉ कह सकते हैं हम। हर चीज को लॉ नहीं ना कह सकते, एक प्रॉपर प्रोसेस रहता है लॉ बनाने का, वो पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। लॉ क्या होता है, ये सब चीजें हम अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। We shall briefly cover the following topics for a better understanding. क्या टॉपिक्स इसमें रहने वाले हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ, मतलब कि क्या सोर्सेज से लॉ बना है। पूरा आगे मैं आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाऊंगी सोर्सेज ऑफ आपके क्या लॉ रहने वाले हैं। ये आपके सारे सोर्सेज ऑफ लॉ है, अलग अलग सोर्सेज से आपका लॉ निकल के आया है, वो पूरा आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये जो आपको 4 टॉपिक दे रखे हैं ना, इसके डिटेल में चैप्टर है, आपको यूनिट्स हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसमें आप देखोगे आपको यूनिट्स दे रखे हैं, वो इन्हीं 4 टॉपिक्स की यूनिट्स हैं। देन हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया, आपका जो लॉ बनाने का प्रोसेस क्या है वो हम पढ़ेंगे इसमें पूरा। कोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में क्या कोर्ट सिस्टम चलता है, क्या हाई कोर्ट है, क्या सुप्रीम कोर्ट है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। जुडिशियल सिस्टम क्या है इंडिया का। एट द लास्ट हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इन सब को हम अपने फर्दर चैप्टर में डिटेल में डील करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने आपके नोट्स लिए ना, ये एकदम आपके मॉड्यूल के नोट्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद की लैंग्वेज से लिखा है, खुद की मैंने लैंग्वेज यूज की है, बट मॉड्यूल की लैंग्वेज को ईजी करके लिखा है। मैं ये पढ़ाऊंगी ना, उसके बाद मैं आपको, जैसे ये एक चीज पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको मॉड्यूल से भी पढ़ा दूंगी साथ साथ में, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने सेम सेम लिखा है। बिकॉज आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर आना है, सारा आपको एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, तो इसीलिए मॉड्यूल को हम इग्नोर नहीं ना कर सकते। कोई भी लाइन का उठा के वो एमसीक्यू बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने मॉड्यूल को पढ़ के उसके लाइन को इजी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके यहाँ पे आपको नोट्स में दिया है, ठीक है। आगे अपना चैप्टर स्टार्ट हो जाता है सोर्सेज ऑफ लॉ। मैंने आपको बोला 4 टॉपिक्स आपके, है ना। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अपना सोर्सेज ऑफ लॉ। The following stone of sources of law in modern India post independence is the Constitution of India, which provides us basic principle of law. मेन सोर्स ऑफ लॉ आपका क्या है, मेन जो लॉ बनाने की पावर है वो कहाँ से आई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आई है। तो मेन सोर्स ऑफ लॉ क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टॉपिक्स दिए गए हैं, मैंने आपको आर्टिकल बताए ना, आर्टिकल 245 बताया, सॉरी आर्टिकल 246 बताया, जिसमें 3 तरह की लिस्ट दी गई है। तो वो आपका सोर्स ऑफ लॉ है, वहां पे आपको बताया गया है कि इन टॉपिक्स पे आप लॉ बना सकते हो। तो सबसे मेजर जो हमारा सोर्स ऑफ लॉ है कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा कुछ अदर सोर्सेज ऑफ लॉ भी हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि कस्टम्स, बिलीव्स, स्टैट्यूट्स, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, ये सब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना कस्टम। हमारा सोर्स ऑफ लॉ एक कस्टम भी रहा है। अब कस्टम क्या होता है, जो पहले से चलता आ रहा है, रीति रिवाज हमारे, उसे कहते हैं कस्टम। तो वो भी एक मेजर सोर्स ऑफ लॉ रहा है। Custom refers to the established practice or tradition that have evolved over time within the community and are recognized and enforced by the courts. Custom मतलब कि जो हमारे पहले से रीति रिवाज, जो हमारा ट्रेडिशन चलता आ रहा है। अब क्या हुआ, जब लॉ बनना था तो जो पहले से ट्रेडिशन हमारा चलता आ रहा है उसको ऑब्जर्व किया गया कि हाँ ये ट्रेडिशन प्रॉपर चलता आ रहा है, तो उन चीजों को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उन चीजों को एज अ लॉ इन्फोर्स्ड कर दिया गया बाय द कोर्ट। जैसे कि हमारा जो मैरिज रहती है, अभी हिंदू मैरिज है, जैसे वो ऐसे वो अग्नि के सामने फेरे लेके सिंदूर भर के ये सब चीजें करके आपकी हिंदू मैरिज होती है। तो लॉ ने देखा कि हाँ ये ट्रेडिशन आपका चलता आ रहा है, सॉरी लॉ ने देखा बोल रही हूँ, कोर्ट ने देखा, जो लॉ बना रहे थे उन लोगों ने देखा कि ये ट्रेडिशन आपका चलता आ रहा है, मैरिज कैसे होगी, हिंदू से मैरिज कैसे होगी।
तो उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया एंड उससे रिलेटेड आपका लॉ बना दिया। क्या लॉ बना दिया? आपका हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया। यहाँ पे अलग एग्जाम्पल है, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया। अब उसमें उन्होंने खुद से कुछ नहीं डाला, हमारी ट्रेडिशन को, हमारे कस्टम्स को देके एक एक्ट बना दिया गया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो आपका सोर्स ऑफ लॉ है ही, उसी तरह से कस्टम्स भी एक मेजर सोर्स ऑफ लॉ है। Another example is in some regions there are customs regarding inheritance where property is passed down through generation according to traditional aspect. अब यहाँ पे इनहेरिटेंस की एग्जांपल ली गई है। इनहेरिटेंस क्या होता है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को ट्रांसफर कर दी जाएगी, ये होता है इनहेरिटेंस। जो आपकी प्रॉपर्टी है आपकी डेथ के बाद आपके लीगल हायर्स को ट्रांसफर कर दी जाती है। तो अब ये हमारा ट्रेडिशन चलता आ रहा था, पहले से ट्रेडिशन चलता आ रहा था ना कि बाप मर गया तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी सारी बेटे के पास जाती थी। तो अब इसी को लेके एक्ट बना दिया गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो हिंदूज और सिख्स के ऊपर लगता है। अब मुस्लिम्स का जो अलग था वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का, तो उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बना दिया गया। क्रिश्चियंस और पारसीज के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट बना दिया गया। ठीक है, जो भी आपके ट्रेडिशन चलते थे उसके बेसिस पर आपका एक्ट बना दिया गया। समझ आया? कस्टम्स आपका सोर्स ऑफ लॉ कैसे हुआ? सोर्स ऑफ लॉ समझ रहे हो कि जो आपका लॉ है वो एक्ट है, वो कहाँ से बना, कहाँ से आया वो? तो वो कस्टम्स चलते आ रहे थे, उसे देख के आपका लॉ बना दिया गया। नेक्स्ट सोर्स ऑफ लॉ है आपका बिलीफ्स। लॉ इन्फ्लुएंस्ड बाय बिलीफ्स आर रूल्स दैट आर शेप्ड बाय रिलीजियस और कल्चरल आइडियाज held by different communities. In India, these beliefs often affect laws related to personal matters like marriages, divorce, inheritance, and religious practices. अब इसमें क्या बोल रहा है वो कि बिलीव्स मतलब हमारे रिलीजन, हमारे बिलीव्स, कल्चरल आइडियाज, इसके बेस के ऊपर लॉ बना दिया गया। इसका बेस्ट एग्जांपल है डाइवोर्स। अब मुस्लिम लॉज में मुस्लिम जो लोग थे उनमें डाइवोर्स कैसे होता है? 3 तलाक होता है ना, तलाक तलाक तलाक, 3 बार तलाक बोल दोगे तो आपका तलाक हो जाएगा। ये सिस्टम रहता था ना उनका मुस्लिम लॉज में। तो उस बेसिस पर, वो डाइवोर्स के सिस्टम पर उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बना दिया गया। अब हिंदूज में तलाक 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 बोलोगे तो आपका तलाक नहीं होगा, प्रॉपर डाइवोर्स होता है। तो वो हिंदू लॉ अलग बन गया और मुस्लिम लॉ अलग बना दिया। जो हमारे बिलीव है, जो हमारे कल्चर है, जो हमारा रिलीजन चलता आ रहा है, उस बेसिस पर लॉ बना दिया गया। अब हिंदूज में मैरिज कैसे होती है? वो ऐसे वो फेरे होके होती है। मुस्लिम्स में मैरिज कैसे होती है? ऐसे काजी वो पढ़ रहा होता है और आपको कबूल है बोलना होता है। क्रिश्चियंस में मैरिज चर्च में जाके होती है। सबका अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कल्चर है मैरिज करने का, है ना? तो उस पे अलग अलग बेसिस पे, आपके कल्चर के बेसिस पे आपका मैरिज एक्ट अलग से बनाया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया गया अलग से। ये देखो, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट बनाया गया। ठीक है, जैसे जैसे आपका कल्चर है उस बेसिस पे आपका एक्ट बना दिया गया। तो अनदर सोर्स ऑफ लॉ क्या हुआ हमारा? बिलीव्स। पहला सोर्स ऑफ लॉ क्या है? सबसे मेजर सोर्स ऑफ लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड सोर्स ऑफ लॉ क्या है हमारे पास? कस्टम्स। हमारी कस्टम्स के बेसिस पे, जैसे इसमें बेस्ट एग्जांपल मैंने दी इनहेरिटेंस की। जो हमारी प्रॉपर्टी है बाप के डेथ के बाद वो बेटे को ट्रांसफर हो जाती है, वो पहले से कस्टम चलता आ रहा है, रिवाज चलता आ रहा है हमारा। तो वो उसी के बेस पर हिंदू सक्सेशन एक्ट बना दिया गया उन्होंने। देन आया हमारा सोर्स ऑफ लॉ, अनदर सोर्स ऑफ लॉ इज बिलीव्स। बिलीव्स मतलब हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन के बेसिस पे एक्ट बना दिया गया। इसके बेस्ट एग्जांपल है मैरिज, डाइवोर्स, ये सब चीजें। ठीक है, ये देखो, क्रिश्चियंस की मैरिज अलग तरह से होती है, हिंदूज की मैरिज अलग तरह से होती है। अब हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ये मैरिज वैलिड है और क्रिश्चियन लॉ के अकॉर्डिंग ये वाली मैरिज वैलिड है। ठीक है, देन मेन हमारा जो आता है पॉइंट, सोर्स ऑफ लॉ इज स्टैट्यूट्स। These are the laws passed by the parliament or state legislature according to their domain mentioned in the 7th schedule of the Constitution of India. It also includes delegated legislation. अब statutes मतलब क्या? Statutes मतलब law, act passed by the parliament or state legislature. मैंने आपको ऊपर ही समझाया था, पार्लियामेंट लॉ पास करती है फॉर होल ऑफ द इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ पास कर दिया उसके अपने स्पेसिफाइड स्टेट के लिए, है ना? ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी फर्स्ट लेक्चर में।
पार्लियामेंट लॉ पास करती है फॉर होल ऑफ द इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर लॉ पास करता है अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए। अब ये जो लॉ, ये जो एक्ट पास किए जाते हैं ना, ये भी आपका सोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है, इस लाइन में वो क्या बोल रहा है, दीज आर लॉज, स्टैट्यूट्स मतलब ऐसे लॉज जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है according to their domain mentioned in the 7th schedule of the Constitution of India। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में आपको 3 लिस्ट दे रखी है। तो अभी मैंने क्या बोला था, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर उन 3 लिस्ट के बेसिस पर लॉ पास कर सकते हैं, एक्ट पास कर सकती है। तो वो यही बोल रहे हैं कि स्टैट्यूट्स मतलब लॉ पास बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू those subject matter mentioned in the schedule 7 of Constitution of India। समझ आया? It also includes delegated legislation। अब delegated legislation क्या होता है? Laws और एक्ट तो समझ आया जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है, बट व्हाट इज delegated legislation? Parliament or state legislature often pass laws that are broad and general। They may delegate the power to make detailed rules and regulation to other authorities like the central government, state government, local authorities। क्या बोल रहे हैं इसमें, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? अब जैसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर होती है ना, वो अक्सर ना ब्रॉड लेवल पे एक्ट पास कर देती है, ब्रॉड लेवल पे लॉ पास कर देती है। ठीक है, देन उसके बाद जो से इम्प्लीमेंट करना उस लॉ को, उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनानी होती है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज बनाती हैं। उसे हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मतलब पावर डेलीगेट कर दी गई, आगे दे दी गई। ठीक है, अब जैसे इसको अपने घर के एग्जाम्पल से अगर आप जोड़ो तो अपना वो कल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। आप ना घर पे लेट आते थे रोज। ठीक है, रोज सुबह आप स्कूल से आना, शाम को बैग रखना और बाहर खेलने चले जाना। रात को 9 बजे आप घर आते थे। आपको आपके पापा ने ऑब्जर्व किया कि हाँ ये 9 बजे घर पे आ रहा है, रोज बहुत लेट आ रहा है ये तो घर पे। तो उन्होंने देखा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, फिर वो आपकी मम्मी के पास जाके बोल के आए, ये बेटा हमारा बिगड़ रहा है, ये रोज लेट घर पे आता है, इतनी देर बाहर क्या करता है, बच्चे इतनी देर बाहर नहीं रहते हैं। तो आपके पापा ने अपनी मम्मी को बोला कि इसे सुधारो, इसे ठीक करो, ये रोज 9 बजे घर नहीं आना चाहिए, ये 6 बजे घर होना चाहिए। 2 घंटे बच्चा बाहर खेले चलेगा, 6 बजे से पहले ये घर होना चाहिए। अब आपके पापा ने ब्रॉड लेवल पे बोल दिया कि ये 6 बजे घर होना चाहिए। अब कैसे होना चाहिए, क्या करेगी मम्मी? वो मम्मी के पास पावर आ गई ना। अब मम्मी को इतना पता है कि आपको 6 बजे घर लेके आना है जैसे भी करके। पापा ने ब्रॉड लेवल पे एक्ट बना दिया कि ये 6 बजे घर आना चाहिए। अब मम्मी उसे इम्प्लीमेंट करेगी तो कुछ ना कुछ आपको कहेगी। अब मम्मी कहेगी अगर तू 6 बजे से पहले घर नहीं आया तो तेरे को रात का खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मम्मी ने आगे क्या बनाया, रूल्स बनाए मम्मी ने आगे कि आपने जो, पापा ने जो इतना ब्रॉड लेवल पे बोल दिया ना कि इसे बस घर पे लेके आओ टाइम से, आगे मम्मी ने उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल बनाया कि तेरे को खाना नहीं मिलेगा अगर तू लेट आएगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ब्रॉड लेवल पे एक्ट बना देती है। उसके बाद वो पावर दे देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को कि उस एक्ट को कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए आप रूल्स बनाओ, रेगुलेशंस बनाओ। समझ आई? इसे हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब ये देखो, अभी मैंने आपके सामने कितने सारे वर्ड्स रख दिए, लॉ, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, और भी वर्ड्स होते हैं, बाय लॉज, ऑर्डिनेंस, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। ये कितने सारे वर्ड होते हैं। अभी तक आपने कितने वर्ड सुन लिए मेरे मुंह से? लॉ, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस। तो अभी इन 4 चीजों में डिफरेंस है बच्चे। लॉ और एक्ट भी सेम चीज नहीं है। अब इन 4 चीजों में हम डिफरेंस एनालाइज करते हैं। ठीक है, क्या प्रोसेस रहता है हमारा कोई भी एक्ट पास होने का? सबसे पहले बिल रहता है, वो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में फॉर द रीडिंग पर्पस। देन उसे पब्लिक में ओपन कर दिया जाता है फॉर द इनपुट्स। देन एक स्पेशलाइज्ड कमेटी बिठाई जाती है जिसमें उस बिल के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होती है। फिर उसके बाद अगेन वो बिल पार्लियामेंट में जाता है फॉर द पर्पस ऑफ वोटिंग। मेजोरिटी वोटिंग अगर उसे मिल जाए देन वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास फॉर द अप्रूवल। जब प्रेसिडेंट उस बिल को अप्रूव कर देता है ना, तो वो बिल क्या बनता है? एक्ट बनता है। जब प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल गई वो आपका बन गया एक्ट।
देन जब वो एक्ट लोगों पे लगाया जाता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लोगों पे लगाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं लॉ। पार्लियामेंट पास कर देता है एक्ट, देन वो जब उसके जो रूल्स रेगुलेशंस उसमें जो भी लिखा हुआ है प्रोविजंस वो सारे जब लोगों पे लगते हैं, वो बन जाता है आपका लॉ। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स हैविंग अ सैंक्शन, सैंक्शन मतलब अप्रूवल मिल गई, लॉ मतलब सेट ऑफ रूल्स। अब उस एक्ट में कुछ रूल्स लिखे हुए ना, तो लॉ मतलब वो रूल्स जिसको अप्रूवल मिल चुकी है पार्लियामेंट से। समझ आया? देन जब एक बार लॉ बन जाता है ना, आपका एक्ट बन जाता है ना एक बार, देन उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस एंड बायलॉज। अब जरूरी नहीं है कि हर एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस हो, जरूरी नहीं है, हर एक्ट के रूल्स रेगुलेशन होना जरूरी नहीं है, बट मेजोरिटी ऑफ एक्ट के रूल्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको रूल्स रेगुलेशन और बायलॉज का मतलब समझाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा, फिर हम उसे ऊपर से दोबारा से डील करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि रूल्स क्या है। रूल्स आर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस और रिक्वायरमेंट issued by the government authorities such as central government, state government or regulatory agencies under the authority delegated by the parliament or state legislature। क्या बोल रहे हैं इसमें? रूल्स मतलब डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जो इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तो मैंने आपको घर वाला तो दे दिया। नेक्स्ट अगर हम अपना एक्ट्स की नजरों में देखें, इसका बेस्ट एग्जांपल है कंपनीज एक्ट। एक कंपनीज एक्ट रहता है, कंपनीज एक्ट में ना ऐसे लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी बनाने के लिए जो पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ऐसे लिख देते हैं। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, व्हाट इज पेड अप शेयर कैपिटल, व्हाट इज पब्लिक कंपनी, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, नहीं पता आपको। जस्ट कुछ तो पता होगा ना कि प्राइवेट कंपनी रहती है, पब्लिक कंपनी रहती है। ऐसे समझो कि कंपनी दो तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी होती है और एक पब्लिक कंपनी होती है। कंपनीज एक्ट में ऐसा लिख रखा है कि जो पब्लिक कंपनी है उसकी पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड मतलब जैसी कही जाएगी। अब जब एक्ट बना ना, उसमें उन्होंने ऐसे लिख दिया, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ प्राइवेट कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब वो प्रिस्क्राइब कौन करेगा? जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कौन बताएगा? ये देखो, पेड अप शेयर कैपिटल। अभी के लिए आप पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब इतना समझ लो कि जो पैसा लगेगा कंपनी में, जो पैसा लगेगा ना, अभी के लिए इतना समझ लो। ये मतलब नहीं होता है, वो डिटेल मतलब है इसका, हम वो आगे समझेंगे, इंटर में समझेंगे, अभी के लिए आपके कोई काम का नहीं है। तो पेड अप शेयर कैपिटल का इतना मतलब समझ लो कि जो पैसा आपकी कंपनी में लगा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि पब्लिक कंपनी के लिए जो कैपिटल होनी चाहिए वो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब जैसा कहा जाएगा उतनी कैपिटल होगी तो वो कंपनी आपकी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। ठीक है, ऐसे लिख दिया, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये प्रिस्क्राइब कौन करेगा? कौन बताएगा कितनी कैपिटल होनी चाहिए? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। कैसे बताएगी? रूल्स बताएगी वो, कि क्या रूल है आपका पेड अप शेयर कैपिटल होने का, इसे कहते हैं हम रूल्स। लेट्स से जो आपकी ये है ना सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, उसने बोल दिया कि पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए 2 करोड़। लेट्स से, अपने मन से कह रही हूँ मैं, ठीक है, 2 करोड़ होनी चाहिए जो पेड अप शेयर कैपिटल है। अब ये उसने रूल्स के थ्रू बता दिया। अब जिस कंपनी की 2 करोड़ की कैपिटल होगी वो आपकी पब्लिक कंपनी होगी। एक्ट ने ब्रॉड वे में बताया ना कि एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसे बताया जाएगा आपको कैपिटल उतनी। देन वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने रूल निकाला कि 2 करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए। समझ आ रहा है आपको एक्ट और रूल्स में डिफरेंस? रूल्स क्या होते हैं? जो डिटेल इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं कि जो एक्ट बना है उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। These rules specify how laws passed by the parliament or state legislature should be implemented and forced। जो एक्ट बनाया, जो लॉ बनाया पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में, वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये सब वो बताते हैं, ये रूल्स बताते हैं। एग्जाम्पल देखो, द फूड सेफ्टी एक्ट एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 passed by the Indian Parliament ensures the safety and standards of the food product in India। अब यहाँ पे एक एक्ट की एग्जांपल है, फूड सेफ्टी एक्ट एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। पार्लियामेंट ने आपका फूड सेफ्टी एक्ट निकाल दिया। क्यों निकाला? ताकि जो इंडिया में फूड बिक रहा है
उसकी सेफ्टी के लिए, बंदा वो फूड खा के फूड पॉइजनिंग ना हो जाए उसे, इसलिए उन्होंने एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 निकाला। पार्लियामेंट ने ये ब्रॉड लेवल पे एक्ट निकाल दिया कि ये उसमें जो भी उसने प्रोविजंस डाले थे थोड़े बहुत डाल दिए उसने, कि ये एक्ट पर्सन की सेफ्टी के लिए है, फूड की, जो भी फूड है आपका वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ये सब चीजों के लिए उन्होंने ये एक्ट बना दिया। Under this act, the Food Safety and Standard Authority of India issues detailed rules and regulations like, अब ये जब एक बार एक्ट निकल गया ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, देन जो आपकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी ना, एक कमेटी बनाई गई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उस कमेटी को बनाया गया ताकि वो आगे फर्दर रूल्स बनाए। फिर उन्होंने आगे उस एक्ट के अंदर रूल्स बनाए, जैसे कि मैक्सिमम परमिसिबल लेवल ऑफ कंटेमिनेट्स इन द फूड प्रोडक्ट, आपके जो फूड प्रोडक्ट है उसमें कितना मैक्सिमम परमिसिबल लेवल है कंटेमिनेट्स का। कंटेमिनेट्स क्या रहता है कि जैसे अब आप कुछ फूड बनाते हो ना, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स इनबिल्ट आ जाते हैं, आप जानबूझ के नहीं डालते हो, वो अपने आप आ जाते हैं। जैसे अभी जो पेस्टिसाइड्स रहते हैं आपके, आपने जब फ्रूट उगाया वो खेती की, तो वहां पे पेस्टिसाइड्स छिड़के जाते हैं ना, ताकि कीड़े ना लगे, आपके जो खाना उगाया आपने खेतों में उसमें कीड़े ना लगे। तो अभी वो आपने जान के नहीं डाला, वो डालना जरूरी था, तो वो इनबिल्ट थोड़ा सा आ गया ना आपके फूड के अंदर। तो ये जो कमेटी बिठाई गई ना, उसने एक लिमिट बताई, कितने लिमिट तक आपका जो कंटेमिनेट्स है वो फूड प्रोडक्ट में हो सकता है। अगर उससे ज्यादा लिमिट का हुआ तो आपका वो फूड प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेगा। ठीक है, उसने जो पार्लियामेंट ने ना एक्ट बना दिया, उसने लिमिट नहीं बताई प्रॉपर कि 1%, 2%, 3%, उसने लिमिट नहीं बताई। देन जो कमेटी बिठाई ना उसने वो लिमिट बताई। ठीक है, पार्लियामेंट ने एक्ट बना के उसमें लिख दिया कि इस कमेटी के पास पावर है आगे उसके ऊपर रूल्स बनाने की। देन पार्लियामेंट ने पावर दे दी ना कमेटी को, पावर डेलीगेट कर दी पार्लियामेंट ने, देन उस पावर का यूज करके उस कमेटी ने आपको लिमिट बता दी। ठीक है, नेक्स्ट जैसे उसने एक और रूल बनाया, लेबलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ पैक्ड फूड प्रोडक्ट, कि जो पैक्ड फूड प्रोडक्ट है उसकी क्या लेबलिंग रिक्वायरमेंट रहेगी, उस पे नेम होना चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज हुए वो होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, आपका बारकोड होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, ये सब डिटेल्स आपके पैक्ड फूड पे होनी चाहिए। पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, उसने लिखा कि फूड को सिक्योर रखने के लिए, सेफ्टी के लिए जो भी नेसेसरी चीजें हैं वो आपको इन रूल्स में बताई जाएंगी। रूल्स बनाने की पावर इस कमेटी को मिल गई। देन उस कमेटी ने आगे रूल्स बनाए कि क्या क्या लेबलिंग रिक्वायरमेंट रहेंगी, नेम होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स सारे डिटेल में दिए होने चाहिए, ये कमेटी ने बताया। समझ आ रहा है आपको रूल्स और एक्ट में फर्क? एक्ट क्या होता है, ब्रॉड लेवल पे बनता है, रूल्स क्या है, उसकी छोटी छोटी चीजें वो एक्सप्लेन करते हैं सारी। ठीक है, उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वो चीजें बताते हैं रूल्स। नेक्स्ट एक चीज आती है रेगुलेशंस। रेगुलेशंस क्या होता है, गवर्नमेंट हैड डेलीगेटेड द राइट टू मेक लॉज टू सर्टेन रेगुलेटरी बॉडी सच एज आरबीआई और सेबी। गवर्नमेंट ने अब रूल्स में क्या है, उसने एक्ट बनाया और उसमें कुछ कुछ चीजें, उसने जैसे मैंने आपको कंपनीज एक्ट बताया ना कि एज मे बी प्रिस्क्राइब, उसने बोल दिया कि पेड अप कैपिटल की लिमिट रहेगी जितनी प्रिस्क्राइब की जाएगी। ठीक है, अब रेगुलेशंस में क्या होता है, रेगुलेशंस में ऐसे एक्ट बना देते हैं और पावर दे देते हैं किसी रेगुलेटरी बॉडी को कि इन फ्यूचर जितने भी इश्यूज आएंगे उसे कैटर करने के लिए, उसके डील करने के लिए इस बॉडी के पास पावर है कि वो रेगुलेशंस बना सकती है। जैसे कि देखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना दिया गया। ठीक है, एक प्रॉपर एक्ट बना दिया गया बैंक्स को डील, बैंक के जो भी लीगल मैटर है उसके साथ डील करने के लिए। देन उन्होंने आरबीआई को पावर दे दी कि बैंक में फर्दर जो भी इशू आएगा उसके रिलेटेड आप लॉ बना सकते हो। रूल्स में क्या हुआ, उन्होंने ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट बता दिया कि इसके ऊपर आप रूल्स बना दोगे। रेगुलेशन में क्या उन्होंने बोल दिया कि जितने भी इश्यूज आएंगे, ब्रॉड लेवल पे हो गया रेगुलेशन, कि जितने भी इश्यूज आएंगे उसको डील करने के लिए आप लॉ निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसमें एक मैंने एग्जांपल ली है, सेबी एक्ट आपका 1992, पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया सेबी एक्ट 1992। देन उसके आगे रेगुलेशंस बनाने की पावर दे दी आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेक्शन 30 में उसने लिख दिया कि
सेबी जो है वो रेगुलेशंस बनाएगी, कोई भी फ्यूचर में इश्यूज अराइज होंगे उसके ऊपर वो रेगुलेशंस बना सकती है। उसने एक्ट बनाया और उसके सेक्शन 30 में पावर भी दे दिया आगे सेबी को इश्यूज के ऊपर लॉज बनाने की। देन फ्यूचर में चल के आगे एक इशू आया आपके कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को लेके। कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल पता है कि बिजनेस का पैसा, अभी के लिए ऊपर ऊपर से समझा रही हूँ कि बिजनेस का पैसा, और डिस्क्लोजर मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहती है ना आपकी, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट आपकी, है ना, उस बैलेंस शीट में क्या नीचे डिस्क्लोजर्स देने हैं आपको, ठीक है। ये आप इन डिटेल इंटर में पढ़ोगे कि डिस्क्लोजर क्या रहता है। अभी मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ कि बैलेंस शीट के नीचे ना कुछ डिटेल डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं आपको। अब हर चीज तो आप बैलेंस शीट में नहीं डाल सकते हो, बैलेंस शीट कितनी लंबी हो जाएगी, कितनी लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए ना कुछ जो बाकी पॉइंट्स होते हैं ना वो नीचे डिस्क्लोजर में दिए जाते हैं। तो अभी जब सेबी को पावर मिल गई ना, आगे जाके सेबी ने एक इशू फेस किया कि जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है ना उसमें ये इशू आ रहा है, तो उसे ठीक करने के लिए सेबी ने आगे क्या बना दिया, आईसीडीआर, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन बना दी उसने। ठीक है, समझ आया आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है आपके। तो अगर मैं अपना पूरा स्टार्टिंग से लिंक करूं तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, इंडिया में लॉ बनाने के क्या क्या सोर्सेज हैं, किस किस चीज से आपका लॉ बन सकता है। तो हमने पढ़ा सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन, मेजर सोर्स ऑफ लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पावर मिलती है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ बनाने की। तो मेजर सोर्स ऑफ लॉ हमारा क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड सोर्स ऑफ लॉ क्या है हमारे पास, हमारे कस्टम्स। कस्टम्स मतलब जो हमारे ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, जो हमारे रिवाज चलते आ रहे हैं, उसके बेस के ऊपर लॉ बनाया। जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट, मतलब इनहेरिटेंस के ऊपर हमारा शुरू से चलता आ रहा है ये रिवाज कि बाप दादा की प्रॉपर्टी आगे बेटे को ट्रांसफर की जाएगी, तो उसके बेस पे हिंदू सक्सेशन एक्ट बन गया। ठीक है, कि जो उसका बेटा है वो उसका लीगल हायर रहेगा, उसमें ये चीज बोल दी गई, एक्ट में बोल दी गई ये चीज। ठीक है, थर्ड हमने कौन सा सोर्स ऑफ लॉ पढ़ा, बिलीव्स। बिलीव्स मतलब हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर, उसके बेसिस पे लॉ बना दिया गया। जैसे कि हम हिंदू में मैरिज करने का क्या सिस्टम था और मुस्लिम्स में मैरिज करने का क्या कल्चर चलता है, उसके बेस पे मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट बना दिया और हिंदूज वाले के बेस पे हिंदू पर्सनल लॉज बना दिए। ठीक है, फोर्थ हमने अपना सोर्स ऑफ लॉ कौन सा पढ़ा था, स्टैट्यूट्स। अब स्टैट्यूट्स मतलब कि लॉ फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। स्टैट्यूट्स में लॉ तो आते हैं जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, साथ में आते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में बायलॉज भी आते हैं, बायलॉज और डिसाइड पर वो पढ़ते हैं, जितना हमने पढ़ा वो रिवाइज करें। रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टैट्यूट्स में एक तो आते हैं हमारे लॉज जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाए हैं। सेकंड आते हैं हमारे पास डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स मतलब कि पार्लियामेंट ब्रॉड लेवल पे, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ब्रॉड लेवल पे आपका एक्ट फ्रेम कर देती है, लॉ बना देती है। उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो सारे रूल्स जो दिए जाते हैं वो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है उसके ऊपर रूल्स बनाने की। ठीक है, कि उस एक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। देन हमने पढ़ा रेगुलेशंस। रेगुलेशन मतलब कि पार्लियामेंट जब एक्ट बनाती है ना तो वो पावर दे देती है किसी रेगुलेटरी बॉडी को कि इन फ्यूचर अगर कोई आप इशू फेस करते हो तो उसके ऊपर आप लॉ बना सकते हो, उसके ऊपर आप अलग से सेक्शंस बना सकते हो। समझ आया। अब मैंने आपको बोला कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में तीन चीजें आती हैं, हमने स्टैट्यूट्स पढ़ा, स्टैट्यूट्स में आते हैं लॉज एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में तीन चीजें आती हैं आपकी, एक आता है रूल्स, रेगुलेशंस एंड बायलॉज। रूल्स रेगुलेशंस हमने पढ़ लिए, अब पढ़ने हैं बायलॉज। बायलॉज ये रहे, bylaws are local laws or regulation made by the local authorities such as municipalities, panchayats or housing societies. These laws govern specific local issues and are enforceable within their respective jurisdiction. अब bylaws मतलब कि ग्राम पंचायत, जो हमारी पंचायत रहती है, हमारी लोकल बॉडीज रहती हैं, जो सोसाइटीज रहती हैं,
उन्हें पावर दे दी गई कि आप अपने एरिया को देख के, अपने जुरिस्डिक्शन को देख के अपना लॉ फ्रेम कर लो। मतलब अपने जो आपको बनाना है वो आप बना लो, आपको जो भी रूल्स रखने हैं, जो भी रेगुलेशंस रखनी है आप वो रख लो, उसे हम कहते हैं बाय लॉज। जैसे कि देखो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन may create bylaws to regulate various aspects within its city or town. For instance, parking bylaws, building bylaws. अब देखो, मेरे एरिया में, मेरा एक छोटा सा एरिया, मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हूँ, मेरा एरिया छोटा है, तो मैंने क्या देखा कि मेरे एरिया में अगर ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी तो जब बाद में वो डिस्ट्रॉय करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। पास पास वाले घरों को, बहुत कंजेस्टेड कंजेस्टेड घर है, तो उन्हें जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करेंगे तो दिक्कत होगी। तो मैंने क्या बोल दिया कि मेरे एरिया में इतने जो लेंथ है, इतने लेंथ से ज्यादा बिल्डिंग नहीं बन सकती। मैंने अपने एरिया को ध्यान में रखते हुए लॉ बना दिया। अब किसी दूसरे एरिया में बिल्डिंग की लेंथ कुछ और होगी, मेरे एरिया में बिल्डिंग की लेंथ मैंने कुछ और रख दी। मतलब अपनी जुरिस्डिक्शन, अपने एरिया को देखते हुए आप जो लॉज बनाते हो उसे हम कहते हैं बाय लॉज। जो म्यूनिसिपैलिटी, आपकी जो सोसाइटीज हैं या फिर आपकी जो पंचायत हैं, उनके पास पावर्स होती है जो बायलॉज बनाने की, और वो बायलॉज सिर्फ आपके एरिया में ही लगते हैं, आपके एरिया से बाहर वो नहीं लगते। ठीक है, अब यहाँ पे आपने आपने तीन चीजें कवर कर ली। एक बार फिर से हम देखते हैं, हमने कितने वो पढ़ लिए सोर्सेज ऑफ लॉ। क्या पढ़ रहे हैं हम? सोर्सेज ऑफ लॉ। कौन कौन से सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़े हमने? सबसे पहला हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकंड हमने पढ़ा कस्टम्स। थर्ड हमने पढ़ा बिलीफ्स। फोर्थ हमने पढ़ा स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स में फर्दर हमने पढ़े रूल्स, नहीं, स्टैट्यूट्स में हमने क्या पढ़े? लॉज एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में हमने पढ़ा रूल्स, रेगुलेशंस एंड बायलॉज। लिंक कर पा रहे हो ना सारी चीजें? कहीं भी बीच में लिंक नहीं टूटना चाहिए, वरना आपको सब कंफ्यूजन हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। पूरे हमने अपने अभी तक 4 सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ रही है। अब हम पढ़ेंगे अपना 5th सोर्स ऑफ लॉ, दैट इज ऑर्डिनेंस। ठीक है, अब ऑर्डिनेंस क्या रहता है? अब देखो, मैंने आपको क्या बोला कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर आपके लॉ बनाती है ना? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर आपके लॉज बनाती है। अब पार्लियामेंट कब कब सेशन में आती है? सेशन में मतलब पार्लियामेंट कब कब लगती है, कब बैठ के वो डिस्कशन करती है किसी चीज के ऊपर। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि पार्लियामेंट कब कब सेशन में आएगी, कहीं नहीं लिखा है कि क्या डेट रहेगी, कितने टाइम बाद पार्लियामेंट को सेशन में आना है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। बट ट्रेडिशनली, मतलब कि जैसा चलता आ रहा है ट्रेडिशनली, नॉर्मली जनरली कैसे होता है कि पार्लियामेंट के 3 सेशन लगते हैं। कितने सेशन लगते हैं? 3 सेशन लगते हैं। एक लगता है आपका बजट सेशन, एक लगता है मॉनसून सेशन, और एक आपका लगता है विंटर सेशन। 3 तरह के सेशन लगते हैं पार्लियामेंट के। बजट सेशन रहता है जनवरी टू मार्च, मॉनसून सेशन रहता है जुलाई टू अगस्त, विंटर सेशन रहता है नवंबर टू दिसंबर। जनरली ये रहते हैं, जरूरी नहीं है कि यही मंथ्स में होंगे, आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, बट जो मेन है ना, जो लिखा गया है कि जो पार्लियामेंट का, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है कि पार्लियामेंट का सेशन 6 मंथ से ज्यादा गैप में नहीं होना चाहिए। मतलब एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है। तो अभी देखो बेटे, जैसे बजट सेशन हमारा जैन टू मार्च में लग रहा है, तो अप्रैल में कोई सेशन है? कोई सेशन नहीं है। नेक्स्ट सेशन सीधे जुलाई में आ गया है। जून में भी कोई सेशन नहीं है, मई में भी कोई सेशन नहीं है अपना पार्लियामेंट का। अब लॉ तो सिर्फ पार्लियामेंट ही पास कर सकता है ना? अब सोचो, आपका अप्रैल मई जून में कोई इमरजेंसी आ जाती है,
जरूरी है अभी कि इसी टाइम लॉ पास किया जाए, तो उस केस में क्या होगा, पार्लियामेंट तो सेशन में है नहीं है, अब इतनी बड़ी पार्लियामेंट थोड़ी बुलाएंगे दोबारा से लॉ बनाने के लिए, उसमें जितना टाइम जाएगा उतनी देर में तो हमारी सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं ना होती है, ये जो हमने ये बीच वाला गैप पढ़ा, इसे हम कहते हैं रिसेस पीरियड। क्या कहते हैं, रिसेस पीरियड कहते हैं इसे हम, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है। ठीक है, अब जब रिसेस पीरियड में जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, उस टाइम पे हमें इमरजेंसी पड़ गई है, अब क्या करें, कैसे बनाएं लॉ, तो उस केस में आपका ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। क्या पास किया जाता है, ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। रिसेस पीरियड में अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो उस केस में आपका ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। अब मैंने क्या बोला कि सेंट्रल लेवल पे लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है। स्टेट लेवल पे लॉ कौन बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर हमारी बनाती है ना। सेंट्रल लेवल पे कौन लॉ बनाता है, पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पे कौन लॉ बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है। अब इमरजेंसी पड़ी है कि सेंट्रल लेवल पे लॉ बनाया जाए, ठीक है। अभी पार्लियामेंट तो सेशन में है नहीं है, फिर कौन लॉ बनाएगा, उस टाइम पे प्रेसिडेंट लॉ बनाता है। और ये प्रेसिडेंट को उस टाइम पे लॉ बनाने की पावर कहाँ पे मिली है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही, आर्टिकल 123 में। ये हाईलाइट कर लेना, आर्टिकल 123, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, आर्टिकल 123 में आपको सॉरी आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि इमरजेंसी के केस में वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है सेंट्रल लेवल पे। और वहीं अगर स्टेट लेवल पे इमरजेंसी पड़ गई आपको लॉ बनाने की, उस केस में कौन बनाएगा, उस केस में आपका गवर्नर बनाएगा लॉ। उसे पावर कहाँ पे मिली है, आर्टिकल 213 में। आर्टिकल 213 में गवर्नर को पावर मिली है स्टेट लेवल पे ऑर्डिनेंस पास करने की। ठीक है, ऑर्डिनेंस सेम रहता है, जैसे एक एक्ट होता है ना वैसे ही ऑर्डिनेंस होता है, सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर सेंट्रल लेवल पे बना है तो पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होगा, स्टेट लेवल पे बना है तो दैट पर्टिकुलर स्टेट में एप्लीकेबल होगा। जो सेम एक्ट में रहता है ना, वो सेम ऑर्डिनेंस की भी पावर्स रहती है। ठीक है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि ऑर्डिनेंस टेम्परेरी होता है, मतलब कि वो परमानेंट नहीं होता है हमारा ऑर्डिनेंस। अब देखो परमानेंट क्यों नहीं होता है ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का जो हमारा टाइम होता है ना, वो होता है आपका 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। अब ये टाइम के पीछे भी ना एक लॉजिक है। देखो मैंने आपको क्या बोला, पार्लियामेंट को 6 महीने के गैप के अंदर अंदर सेशन में आना पड़ेगा। मतलब एक सेशन पार्लियामेंट का एंड दूसरा सेशन पार्लियामेंट का, उसके इसके बीच में आपका 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो जब पार्लियामेंट 6 महीने के गैप के अंदर सेशन में आ जाएगी, तो जो हमने ऑर्डिनेंस पास किया है वो पार्लियामेंट फिर डिस्कस करेगी ना, इसलिए वो 6 महीने का गैप है। ठीक है मैम, 6 महीने का गैप तो समझ आया, ये 6 वीक्स का गैप क्यों है। अब जैसे पार्लियामेंट सेशन में आई है, क्या एक दिन के अंदर अंदर से फटाफट डिस्कशन करके उस ऑर्डिनेंस के बारे में डिक्लेरेशन देनी है, नहीं। तो पार्लियामेंट को 6 हफ्तों का और टाइम दिया गया कि 6 महीने बाद तो आप सेशन में आ रहे हो, ठीक है, उसके बाद 6 हफ्ते के अंदर अंदर या तो आपको उस ऑर्डिनेंस को पास कर देना है और एक्ट बन जाए वो, या तो उस ऑर्डिनेंस को आपको डिसमिस कर देना है। ठीक है, अगर पार्लियामेंट को ठीक लगा कि हाँ ये ऑर्डिनेंस ठीक है, तो वो उसे पास कर देगी और वो बन जाएगा आपका एक्ट। अगर पार्लियामेंट को ठीक नहीं लगा तो वो उसे डिसमिस कर देगी, फिर वहीं से वो ऑर्डर हो जाएगा, वो जो आपका ऑर्डिनेंस है वो हो जाएगा कैंसल। बट अगर ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाता है तो वो आपका क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। समझ आई, एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एन ऑर्डिनेंस इज लाइक अ टेम्पररी लॉ issued by the government's executive branch, usually the president at the national level or governor at the state level. ऑर्डिनेंस मतलब कि आपका एक ऐसा लॉ है जो कि एग्जीक्यूटिव इशू करते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब स्टेट लेवल पे सॉरी सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल पे आपका गवर्नर, to address urgent situations or issues, especially when the legislative body, parliament or state legislature is not in session. क्यों किए जाते हैं कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई है, अर्जेंट इशू आ गया है, उसे एड्रेस करने के लिए ये ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में तो है नहीं। ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द टाइम ऑफ द सेशन. अच्छा, ये जो मैंने आपको वही बातें बताई, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द टाइम ऑफ द सेशन, बट traditionally there are 3 sessions of parliament: budget session, monsoon session and winter session. The times of the session are not fixed, but the session should be not conducted with the gap of more than 6 months. The gap period is known as recess period. फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाता है, आर्टिकल 123 में पावर मिली है, एंड स्टेट लेवल पे गवर्नर ऑर्डिनेंस बनाता है, आर्टिकल 213 में से पावर मिली है. और जो ऑर्डिनेंस वैलिड रहता है वो आपका 6 मंथ्स 6 वीक्स के लिए वैलिड रहता है आपका ऑर्डिनेंस. और उसके पीछे का मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया. इसकी एक एग्जांपल है कोविड-19 पेंडेमिक. अब कोविड-19 में पार्लियामेंट का सेशन नहीं लगा था, अभी टाइम नहीं था आपका पार्लियामेंट का जब सेशन लगना था कोविड-19 में, उसमें गैप था 6 मंथ्स का भी. तो उस टाइम पे इमरजेंसी आई कोविड-19 पे, आपको लॉकडाउन्स लगाने थे, जो भी आपके कर्फ्यूज वगैरह लगाने थे, लॉकडाउन्स लगाने थे. तो उस केस में पार्लियामेंट तो सेशन में थी नहीं, तो उस केस में क्या पास किए गए थे, ऑर्डिनेंस पास किए गए थे. ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक many governments around the world including in India issued ordinance to enforce lockdowns, curfews, health safety measures जो भी इशू करने थे to control the spread of the virus. बेस्ट एग्जांपल है इसकी कोविड-19 के ऑर्डिनेंस. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सोर्स ऑफ अपना लॉ क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट. ठीक है, अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स क्या रहता है. अब जब एक बार एक्ट बन गया ना, उस एक्ट को इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल रहता है. जो एक्ट बनाया जाता है ना, उसमें लीगल लैंग्वेज जब आप लोग मॉड्यूल खोल के भी देखोगे ना, अभी मैं आपको इसके बाद आपके मॉड्यूल से एक रीड लगाऊंगी, आप देखना उसमें कितनी डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी रही है. तो समटाइम्स वो एक्ट ना इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. कई लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, मतलब बोलना वो एक्ट कुछ और चाह रहा है बट उसकी इंटरप्रिटेशन अलग निकल जाती है. तो उस केस में क्या होता है, जब लोग चैलेंज करते हैं ना, जो एक्ट में लिखा है उस चीज को चैलेंज करते हैं, मतलब जो आपके गवर्नमेंट अथॉरिटी, जब जैसे इनकम टैक्स की एग्जांपल ले लेते हैं, एक्ट में कुछ और लिखा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहे हैं नहीं इसका मतलब ये है, लोग कह रहे हैं नहीं इसका मतलब ये है. अब दोनों में लड़ाई है कि इस लाइन का, जो एक्ट में लाइन लिखी है, इसका मतलब क्या है. तो फिर ये केस जाता है कोर्ट में. फिर कोर्ट अच्छे से इंटरप्रेट करती है उसे, पूरा अपना सेशन लगता है कोर्ट का, दलीलें चलते हैं इधर उधर से, देन एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन निकलती है उस लाइन की, उस एक्ट की इंटरप्रिटेशन निकलती है कि ये एक्ट आखिरकार कहना क्या चाहता है. उसे हम कहते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स. ठीक है, और फिर वो जो कोर्ट बोल देता है ना, वो लाइन एप्लीकेबल हो जाती है एज अ लॉ. ठीक है, मतलब वो सबको वो लाइन माननी पड़ेगी, वो एज अ लॉ, एज अ एक्ट ही एप्लीकेबल हो जाती है. Judicial pronouncement refer to the decision made by the judges or courts on legal matters brought before them. These decisions are based on interpretation of the laws, statutes, constitutional provisions and precedents. कहते हैं जो जज बैठा है वहां पे, वो इंटरप्रिटेशन किस बेस पे करता है, जो लॉ ने बोला हुआ है उसे पढ़ता है, जो स्टैट्यूट्स में है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में है, वो सब चीजों को देख के वो इंटरप्रिटेशन करता है. या फिर जो प्रेसिडेंट्स मतलब कि जो पहले आपके लॉ जो केसेस हैं कोर्ट में आ चुके हैं, प्रेसिडेंट मतलब प्रीवियस कोर्ट डिसीजंस, पहले कभी कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया है, उसके बेसिस पे वो जो है एक इंटरप्रिटेशन निकालता है. फिर वो इंटरप्रिटेशन जो है एज अ लॉ एप्लीकेबल हो जाती है, वो सबको माननी पड़ती है. In India, once a law is made and comes into effect, it undergoes careful examination by the public. If anyone believes a law or regulation is unfair or doesn't follow the rules, they can challenge it in the court. कहते हैं जब एक बार इंडिया में लॉ बन जाता है ना, देन वो पब्लिक में जाता है. अगर पब्लिक उसे चैलेंज करे कि हाँ ये गलत है, ये इसमें अनफेयर है, देन वो केस जाता है कोर्ट में. और फिर जो कोर्ट बोलता है ना, फिर जो सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है ना, वो एज अ लॉ एप्लीकेबल हो जाता है, फिर वो सबको मानना पड़ता है. ये थे हमारे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स. सोर्सेज ऑफ लॉ यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं. कितने सोर्सेज ऑफ लॉ हैं अपने पास, 6 सोर्सेज ऑफ लॉ हैं. सबसे पहला मेजर सोर्स ऑफ लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन कस्टम्स, देन बिलीफ्स, देन स्टैट्यूट्स. स्टैट्यूट्स में 2, कौन कौन से 2 स्टैट्यूट्स में, लॉज एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन.
डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में भी 3 है आपके। कौन से 3 है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में? रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज। देन उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्डिनेंस एंड द लास्ट सोर्स ऑफ लॉ इज जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। ठीक है, सारे सोर्स ऑफ लॉ आपको समझ आ गए। अब चलते हैं हम एक बार अपने उस पे मॉड्यूल पे चलते हैं, वहां से फटाफट देख लेते हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ कि एक एक पॉइंट इसमें कवर किया गया है, बस इजी लैंग्वेज में है। ये देखो, ये है आपका मॉड्यूल। फर्स्ट चैप्टर है आपका सोर्सेज ऑफ लॉ। ठीक है, in order to understand the law in greater detail, we shall cover the below mentioned modules, beginning from what is constituted to be law to the process of how it is formulated. We shall briefly cover the following topics for a better understanding. मैंने भी यही लिखा हुआ था वहां पे, बस मैंने थोड़ा सा उसे इजी लैंग्वेज में लिख दिया था कि लॉ को समझने के लिए हम उसको बिगिनिंग से लेके एंड तक पढ़ेंगे कि किस चीज को लॉ कहा जाता है, उसके क्या सोर्सेज ऑफ लॉ रहते हैं और क्या प्रोसेस रहता है लॉ बनाने का। क्या क्या कवर होने वाला है? सोर्सेज ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया, कोर्ट सिस्टम इन इंडिया, प्राइमरी एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, ऐसा ही लिखा था उसमें भी। देन हमने स्टार्ट किया था अपना इंट्रोडक्शन से। The founding stone of source of law in modern India post-independence is the Constitution of India 1950, which provides us the basic principle of law. कहते हैं जो फाउंडिंग स्टोन है, सबसे मेजर सोर्स ऑफ लॉ है हमारा, वो कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमें बेसिक प्रिंसिपल्स बता देता है कि लॉ किस चीज पे बेस रहेंगे, क्या राइट्स एंड क्या ड्यूटीज को नजर रखते हुए हमें लॉ बनाने हैं। ठीक है, ये सब हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है। However, there are various other sources of law which has been developed with respect to customs, personal beliefs, pre-existing statutes, ordinance, regulations and judicial pronouncements. क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो हमारा मेजर सोर्स ऑफ लॉ है, उसके साथ साथ और कौन कौन से सोर्स ऑफ लॉ है अभी हम पढ़ के आए, वो सारे लिखे हैं यहाँ पे। कस्टम, बिलीफ, स्टैट्यूट्स, ऑर्डिनेंस, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने स्टैट्यूट्स को एक्सप्लेन किया। व्हाट आर स्टैट्यूट्स? द स्टैट्यूट्स आर इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू देयर डोमेन mentioned in the 7th schedule of the Constitution of India, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, स्टैट्यूट्स मतलब कि लॉज जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर पास करती है, जो कि मेंशन्ड हैं 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, there are laws known as delegated legislation in the form of rules, regulations as well as bylaws made by the central government, state government and local authorities under the authority conferred or delegated by the parliament or the concerned state legislature. अब ये वही लाइन उन्होंने इतनी लंबी करके, इतनी डिफिकल्ट करके लिख दी है, जो मैंने आपको इजी वे में समझा दिया। क्या लिखा है उन्होंने, देखो पढ़ो फिर से एक बार ध्यान से। हाँ, देयर आर लॉज नॉन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। कहते हैं एक तो लॉ आपने पढ़ लिया जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया, सेकंड है जो लॉ बनाए हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एज वेल एज बाय लॉज। ठीक है, मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज। मैंने बताया आपको रूल्स, रेगुलेशंस, बाय लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज बनाती है, under the authority conferred or delegated by the parliament or concerned state legislature। अब ये रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज बनाने की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को कौन देता है? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ये पावर डेलीगेट करती है। यही बोला था मैंने भी। लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट मे एक्सटेंड थ्रू आउट और इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। कहते हैं जो लॉज पार्लियामेंट बनाता है वो पूरे इंडिया पे लगता है, ऑफ इंडिया, एंड दोज बाय स्टेट लेजिस्लेचर मे जनरली अप्लाई ओनली विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट कंसर्न। और जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है वो किसके ऊपर लगता है? प्रॉपर उस स्टेट के ऊपर लगता है। ठीक है, ये चीजें हमने पहले ही पढ़ ली थी, अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ ली थी ये चीजें। This is all inclusive of all the statutes which have already been enacted before the adoption of Constitution of India unless repealed in part or in whole. ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया हुआ है आपको? जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स क्या रहते हैं? As we try and enhance our understanding of the law,
and its sources. It is very pertinent to know that all laws go through rigorous scrutiny under the public eye once it comes into effect. अब देखो ये वही लाइन है जो मैंने ना यहाँ पे इजी करके लिखी हुई है, पढ़ाती हूँ आपको भी। ये देखो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हमारा, ये देखो, in India, once a law is made and comes into effect, it undergoes careful examination by the public. ठीक है, इंडिया में जब कोई भी लॉ बन जाता है तो उसे पब्लिक में केयरफुल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है, छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे उन्होंने वही लाइन लिखी है, as we try and enhance, as as we try, चल नहीं रहा, as we try and enhance our understanding of the law and its sources, it is very pertinent to know that all laws go through rigorous scrutiny under the public eye. सारे लॉज, ऑल लॉज जाते हैं रिगरस स्क्रूटनी अंडर द पब्लिक आई, पब्लिक के पास जाते हैं उसके एग्जामिनेशन के लिए। मैंने वही इजी करके वहां पे लिख दिया, सेम ही लिखे। once it come into effect, the concerned entities therefore challenge laws regulation before the court of law accordingly। फिर जो कंसर्न्ड अपने जो पर्सन होते हैं, कंसर्न्ड एंटिटीज होती हैं, वो उस लॉ को चैलेंज करते हैं कोर्ट में जाके। The Constitution of India 1950 therefore provides for provisions under Article 141 for the same, which illustrates law declared by the Supreme Court to be binding on all courts। क्या बोल रहे हैं, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 के आर्टिकल 141 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो अपना डिसीजन बता देगी वो सारे कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग रहेगा एज अ लॉ। ठीक है, जो चीजें मैंने आपको अपने नोट्स में पढ़ाई है वो बस इजी करके लिखी गई हैं, सेम आपके मॉड्यूल में दिखा गया है। ठीक है, अगर आपको रीड करना है मॉड्यूल तो आप बैठ के रीड कर सकते हो, मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया इसमें से, बिकॉज आई नो कि एमसीक्यू पेपर है तो कुछ भी लाइन एमसीक्यू बन के आ सकती है, इसलिए मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया। आपको अगर फिर भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, मैंने आपको पढ़ के भी दिखा दिया है कि ऑलमोस्ट सेम ही है, बस मैंने इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है ताकि आप पढ़ सको, उसे समझ सको। ठीक है, तो आज हमने अपना क्या खत्म कर लिया, सोर्सेज ऑफ लॉ खत्म कर लिया। अब अभी पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ सोर्सेज ऑफ लॉ। इस चैप्टर में, सोर्सेज ऑफ लॉ चैप्टर में दो टॉपिक आपके, एक तो आपके सोर्सेज ऑफ लॉ, सेकंड वन हिस्ट्री ऑफ आपका जो लॉ है उसकी जो हिस्ट्री है पूरी वो है। अभी वो हम अपनी कल की क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद जो मैंने आपको 4 टॉपिक्स बताए थे ना, फर्स्ट सोर्सेज ऑफ लॉ, सेकंड देन था आपका वो क्या प्रोसेस है लॉ बनाने का, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, देन आपका कोर्ट सिस्टम, ये पूरे चैप्टर पढ़ेंगे हम। कल अपना ये फर्स्ट वाला चैप्टर खत्म कर लेंगे, अगर जल्दी खत्म होगा तो अपना सेकंड चैप्टर भी शुरू कर देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जो भी नोट्स है एक बार लिख लेना और कल वाला और आज वाला बैठ के अच्छे से रिवाइज कर लेना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।